सिन बोर्ड क्लास मैट्रिक और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है 13 उसको हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट जो है एक्सरसाइज का वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन डैश ऑफ लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यानी कि अगर हम यहाँ पर सर्कल की एक डायग्राम को चले मैं लेके आता हूँ स्क्रीन पे आपसे शेयर करता हूँ। जी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं डायग्राम ये सर्कल की है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन डैश ऑफ लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब देखें सर्कल पे मैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ए है, एक बी है और एक ये सी है। अब मैं इनको आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ, ए को बी से, बी को सी से और बल्कि यहाँ सी लिख देते हैं और सी को ए से। देखिए ट्राइंगल बन रही है। अब मैं अगर ट्राइंगल के राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, राइट बाई सेक्टर जो है वो जो लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट से पास होते हैं और 90 का एंगल बनाते हैं। फर्ज करें ये एक राइट बाई सेक्टर है, ये दूसरा राइट बाई सेक्टर है और ये तीसरा राइट बाई सेक्टर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तीनों राइट बाई सेक्टर इस ओ पॉइंट से पास कर रहे हैं जो कि सर्कल का सेंटर है। यानी कि इस ओ पॉइंट से अगर आप ए का या बी पॉइंट का या सी पॉइंट का फासला लेंगे तो वो बराबर आएगा। इट्स मीन कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे आएगा राइट बाई सेक्टर, यहाँ पर राइट बाई सेक्टर, चूंकि हमने राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किए हैं, खाली बाई सेक्टर की बात नहीं है, राइट बाई सेक्टर की है। राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन दी सर्कल। तो इसी के से ये प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। उसमें भी अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि इफ अ सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देन द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल फ्रॉम इट्स डैश इज सेम। देखें जो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी बिल्कुल ये उसी से मिलती जुलती स्टेटमेंट है कि अगर एक सर्कल जो है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा हो, जैसे फर्ज करें ये सर्कल है और ये ए बी और सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, देन द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले लें ए बी सी, ठीक है, लाइंग ऑन द सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज सेम। यानी कि आपने अभी जैसे अपने ऊपर वाले प्रॉब्लम में बात देखी कि सेंटर का फासला जो है वो सर्कल की बाउंड्री से इक्वल होता है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसको अल्फाज में मतलब आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो हम ये बात कह सकते हैं कि ओ का डिस्टेंस ए से बी से या सी से या किसी भी पॉइंट से, सर्कल के किसी भी पॉइंट से जो कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मौजूद है, ठीक है, पॉइंट्स, उनसे सेंटर का फासला क्या रहता है, हमेशा इक्वल रहता है। तो यहाँ पर हम सेंटर लिखेंगे, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है द सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क इज डैश देन द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो याद रखिए कि सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क जो होता है सेंट्रल एंगल होगा तो वह डबल होगा। ठीक है, ये याद रखें कि ये डबल होगा। देन द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, यानी कि अगर ये माइनर आर्क है तो ये मेजर होगी, अगर ये मेजर आर्क है तो फिर सेंट्रल एंगल, यानी अगर मेजर आर्क है तो फिर जो इंस्क्राइब्ड एंगल होगा वो माइनर आर्क का होगा और इनमें रिलेशन डबल का ही आता है। ठीक है, तो इस बात को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डायग्राम आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, जैसे कि आप ये सर्कल देख रहे हैं, अब इस सर्कल का ये सेंटर है ओ। अब मैं अगर इसकी एक आर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ ए से लेकर बी तक, जो कि ये माइनर आर्क है। ठीक है, माइनर है आर्क। और अगर मैं ए सी बी आर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, तो ये आर्क जो है ये क्या है, ये मेजर आर्क है। ठीक है, अब मैं अगर माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल बनाता हूँ, सेंट्रल एंगल बनाने के लिए मुझे आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको ओ पॉइंट से ज्वाइन करना होगा, तो ये सेंट्रल एंगल बन गया। ठीक है, इसे हम कह लेते हैं ये सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल है। ठीक है, ऑफ माइनर आर्क। तो अब ये वाला जो एंगल बनेगा, अगर मैं ए को सी से और बी को भी सी से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये जो एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे कि ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। ये कौन सा एंगल है जी, इंस्क्राइब्ड एंगल है। कौन सी आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये मेजर आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल। तो ये हमेशा इस एंगल से, सेंट्रल एंगल से हाफ होता है, यानी अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो ये एंगल उसका हाफ 50 डिग्री होता है। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
जी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ऑल एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क आर डैश। तो याद रखें कि मेजर आर्क में बनने वाले जितने भी इंस्क्राइब्ड एंगल हैं तमाम के तमाम लेस देन 90 डिग्री होते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल होते हैं। अब इस बात को भी मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप ये सर्कल देख रहे हैं और ये इसका सेंटर है। अगर मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ ए से लेके बी तक, और इसमें ए सी बी आर्क की मैं बात करता हूँ, यानी इस तरीके से ये आर्क जो कि हाफ सर्कल से बड़ी है, ऐसी आर्क हाफ सर्कल से बड़ी आर्क हो उसे हम कहते हैं ये मेजर आर्क है, ठीक है। अब इसमें बनने वाला जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, जैसे फर्ज करें ये ए सी बी है, या अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ C1 और ए को इससे ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक मैंने रेंडमली एक पॉइंट पिक किया, ये C1 कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ए और बी के अलावा इन पॉइंट्स को छोड़ के या सी को छोड़ के कोई भी ये पॉइंट हो सकता है। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट अगर ये एंगल फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 60 डिग्री बन रहा है, तो ये भी एग्जैक्टली 60 डिग्री एंगल बनेगा। सेम आर्क है, अगर अगर मैं आर्क को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ तो ये एंगल सेम रहेगा। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि a line which is perpendicular to a radial segment at its outer end is dash to the circle। तो ये याद रखें कि ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगी रेडियल सेगमेंट के एट इट्स आउटर एंड इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये हमेशा टेंजेंट लाइन होती है। टेंजेंट लाइन वो होती है जो सर्कल को एक पॉइंट से पास करती हुई गुजरती है और इसके इंटीरियर से पास नहीं करती। इसकी भी डायग्राम आपसे शेयर करता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक सर्कल है जिसका ये सेंटर O है, ठीक है। अब मैं इसकी एक रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, यानी रेडियस, ऐसी लाइन सेगमेंट जो रेडियस को कंटेन कर रही हो इसे रेडियल सेगमेंट कहेंगे। अब एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इस P पॉइंट से पास करेगी, ठीक है, इस तरीके से, और रेडियल सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 का एंगल बनाएगी। तो आप देखें कि ये लाइन ना तो सर्कल के अंदर से पास हो रही है, सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है इसका सर्कल के साथ। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे, ये कौन सी लाइन है जी, ये टेंजेंट लाइन है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। जी नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 12। इसमें लिखा हुआ है कि इफ अ लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल इट विल बी डैश टू द रेडियल सेगमेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो जैसे अभी हमने प्रॉब्लम देखा कि ये परपेंडिकुलर होगी, यानी इफ अ लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल इट विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द रेडियल सेगमेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो इस बात को भी हम डायग्राम से जैसे अभी देख रहे थे, इससे पिछले जो प्रॉब्लम की डायग्राम थी उसमें हमने अंडरस्टैंड किया। मैं अभी दोबारा ड्रॉ करके समझा देता हूँ आपको। जी आप जैसे देख रहे हैं कि ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। और अब एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे से पास करती हुई गुजर रही है, इस पी पॉइंट से, ठीक है। ये इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, टेंजेंसी। तो अब रेडियल सेगमेंट अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, पी पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा ओ पॉइंट से, ठीक है। तो देखें ये टेंजेंट टू द लाइन है, सर्कल है, सॉरी, ये टेंजेंट लाइन है। और ये जो है ओ पी ये क्या है, ये रेडियल सेगमेंट है, ये वाली ये रेडियल सेगमेंट है। और आप ये बात देख रहे हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब ये परपेंडिकुलर क्यों है, इसकी रीजनिंग ये है कि चूंकि इस ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक का जो कम से कम फासला है वो हमने कहा कि ये रेडियस है, ठीक है। और हमें पता है थ्योरम में हमने बात पढ़ रखी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किसी पॉइंट का लाइन से जब भी लिया जाएगा तो परपेंडिकुलर थ्रो करने से ही आता है। तो ये 90 का एंगल इस वजह से मैं कंफर्म हो गया कि ये 90 का एंगल ही बन रहा है, यानी ये ना तो 90 से कम है ना ही ये 90 से ज़्यादा है। इन सारी बातों को हमने थ्योरम्स में प्रूव कर रखा है, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट सी रिवीजन देने के लिए मैंने आपको ये बात दोबारा मतलब जो है बताई है। जी नेक्स्ट प्रॉब्लम है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ टेंजेंट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू डैश। यानी कि अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम अ टेंजेंट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। याद रखें अभी जो ऊपर मैंने आपको प्रॉब्लम समझाई बिल्कुल ये उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है कि अगर एक टेंजेंट लाइन है, एक सर्कल है, फर्ज करें ये उसका सेंटर है। अब मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और टेंजेंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सेंटर से वो कौन सा डिस्टेंस होगा, वो रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस पी पॉइंट से लेकर ओ पॉइंट तक का जो कम से कम फासला है। और ये पी पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ
टेंजेंट लाइन है, ठीक है, टेंजेंट है, लेकिन इसको हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कह रहे हैं क्योंकि ये वो पॉइंट है जो कॉमन है सर्कल का और लाइन का। तो इससे जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो किसके बराबर आएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 14। इसमें लिखा हुआ है कि द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन अ टेंजेंट लाइन विल पास थ्रू द डैश ऑफ द सर्कल, यानी परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन अ टेंजेंट लाइन, ठीक है, विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर आएगा सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये बात किस तरह से हम समझ सकते हैं, देखें ये सर्कल है और एक टेंजेंट लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि आपने एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन टेंजेंट लाइन। तो ये फर्ज करें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं, इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं, कांटेक्ट, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर जब भी हम बनाएंगे यहाँ से, तो लाजमी जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो अगर तो 90 का एंगल बनाती हुई वो लाइन ड्रॉ होगी पी पॉइंट से, तो सेंटर ऑफ द सर्कल से लाजमी वो पास करेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द टेंजेंट लाइन विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये बात हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड आर डैश इन लेंथ, यानी कि टेंजेंट्स अगर हम एक सर्कल के ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से जो कि आउटसाइड द सर्कल है, फर्ज करें ये पी पॉइंट है जो कि आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है। तो इससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो इक्वल आएंगे लेंथ में, आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो ये बात कैसे कंफर्म कर सकते हैं हम, देखें इस पी पॉइंट से मैं अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया और एक पी पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से दो रेज मैंने ड्रॉ की, लेकिन इनको हम टेंजेंट सेगमेंट्स अगर कहें तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो T1 है और यहाँ पे T2 है और ये सर्कल का सेंटर है। अगर सर्कल के इस सेंटर को मैं ज्वाइन कर देता हूँ P पॉइंट से, सॉरी यहाँ पर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं P पॉइंट से, और फिर हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी O पॉइंट को अगर मैं T से ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा और O को T2 से ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई जिनकी ये जो साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल्स की ये कॉमन है, ठीक है। चूँकि कॉमन हाइपोटेन्यूज हम इन्हें कहेंगे, क्योंकि वो साइड जो कि राइट एंगल के सामने होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और टी जो है रेडियस है सर्कल का, ये भी और T2 भी रेडियस है सर्कल का, जो कि सेम सर्कल के रेडियाई हैं इसलिए इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम HS पास्टुलेट की बेस पे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ठीक है। ये जो ट्राइंगल T1OP है और T2OP है, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इट्स मीन कि जो P से लेकर T1 डिस्टेंस और P से लेकर T2 जो डिस्टेंस है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो इस तरीके से ये जो बात है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट इज डैश सेंटीमीटर। अब इस बात को समझने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। जी तो इन्होंने ये कहा है कि अगर एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ किया जाए फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से उसका फासला कितना है 5 सेंटीमीटर है। फर्ज करें कि यहाँ से एक सर्कल जिसका रेडियस जो है वो बताया गया कि वो 3 सेंटीमीटर है। इट्स मीन के यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। और इससे थोड़ा सा आगे और चले जाएं, सर ये पॉइंट जो है फर्ज करें यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है P पॉइंट से, ठीक है। इससे नहीं किया गया, इसको मैं रेस कर देता हूँ। यानी अब O से लेकर जो P तक का डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा इस तरीके से। तो वो ये कह रहे हैं कि इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट। अब हमने ये देखना है कि जो टेंजेंट सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी होगी। अब इस बात को हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है। इसके लिए अब मैं इस डायग्राम में थोड़ी सी चेंजेस लेके आता हूँ, ठीक है। मैं इसके लिहाज से थोड़ी सी बात को चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है।
जी, तो ये मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इससे हम कह देते हैं क्यू पॉइंट। अगर मैं क्यू को ओ से ज्वाइन करता हूँ तो ये क्यू से ओ जो डिस्टेंस आएगा वो 3 सेंटीमीटर आएगा, जबकि ओ से लेकर जो पी तक का डिस्टेंस है वो कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है। चूँकि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये डिस्टेंस कितना बनता है, 5 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो रेडियल सेगमेंट है ओ क्यू और ये टेंजेंट सेगमेंट आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गई है, ट्राइंगल ओ क्यू पी, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इस पे हम पैथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी हमने ये वाली साइड मालूम करनी है जिसे हम एक्स कह रहे हैं, और ये साइड जो है 90 डिग्री के जो सामने 5 सेंटीमीटर आ रही है ये हाइपरटीन्यूज है। ठीक है, ये हाइपरटीन्यूज हो गई, इसको हम चलें कह देते हैं बेस, तो परपेंडिकुलर समझो एक्स है, तो हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम, लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसके हिसाब से जो हाइपरटीन्यूज साइड का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में किसके, बेस साइड स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर के, प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर के। अब इनकी वैल्यूज पुट करें तो ये 5 है, 5 का स्क्वायर, और बेस है 3, 3 का स्क्वायर, और प्लस ये एक्स है, एक्स का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 में से 9 माइनस करो 16, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो x इक्वल टू आता है 4। चूँकि लेंथ है इसलिए पॉजिटिव आएगा 4, माइनस का साइन हम नहीं लगाएंगे। तो हमें पता चला कि जो टेंजेंट सेगमेंट है, यानी P से लेकर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो डिस्टेंस है इसे हम x कह रहे हैं, ये टेंजेंट सेगमेंट कहलाती है। ये कितनी आ रही है, ये 4 सेंटीमीटर आ रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। तो इसी कैसे ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट होता है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज को जो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।